teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, ये वीडियो MCGM की जानिब से ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के लिए पेश किया जा रहा है। तो आज हम सीखेंगे जमात चहारुम, मजमून है माहौल का मुताला 1 और हमारा आज का लेसन है लेसन नंबर 6 गिज़ा में तनव्वु यानी वैरायटी इन फूड। और मैं हूं आपकी बेटी सी मुअल्लिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की, जिसका नाम है गिज़ा में तनव्वु यानी वैरायटी इन फूड। हम जो गिज़ा खाते हैं उनमें क्या फर्क पाया जाता है, आज हम उसके बारे में इस लेसन में मालूमात हासिल करेंगे। आप बखूबी जानते हैं कि हम बाजार से मुख्तलिफ सब्जियां, मुख्तलिफ अनाज लेकर आते हैं और उसका इस्तेमाल अपनी गिज़ा में हमेशा करते हैं। लेकिन क्या हम जो भी चीजें लाते हैं हमेशा उससे एक ही चीज बनाते हैं? नहीं। यानी हम जो भी बाजार से लेकर आते हैं, चाहे वो सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो या अनाज हो, ग्रेन्स हो, हम एक ही चीज से मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया तैयार करते हैं, बहुत सारे खाने तैयार करते हैं। जैसा कि चावल ही को ले लीजिए, चावल का इस्तेमाल हम ना सिर्फ उसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि चावल से हम खाने की बहुत अलग अलग डिफरेंट चीजें बनाते हैं। जैसे चावल से हम बनाते हैं डोसा, उसके अलावा हम चावल की रोटी भी बनाते हैं और उसे खाना भी पसंद करते हैं। उसके अलावा चावल से हम बनाते हैं इडली, मोदक, है ना। और हम चावल को दाल चावल, बिरयानी, पुलाव वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यानी हम बाजार से जो भी चीजें लाते हैं तो उससे एक चीज से हम कई अशिया तैयार करते हैं। आलू को ले लीजिए, आलू का इस्तेमाल हम मुख्तलिफ चीजें बनाने के लिए करते हैं। जैसा कि आलू के पकोड़े बनाते हैं जिसे घर में सब पसंद करते हैं, आलू पराठा बनाया जाता है, आलू का वड़ा बनाया जाता है, वड़ा पाव जो हमारे मुंबई की सबसे फेमस डिश है। उसके अलावा आलू से चिप्स, वेफर्स बनाए जाते हैं, आलू के फ्रेंच फ्राइज तो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, और आलू की सब्जी तरकारी भी बनाई जाती है। तरकारियां बनाने में भी आलू का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे क्या पता चला कि एक ही ग़िज़ाई चीज से मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया तैयार होती है और हम तैयार करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे मुल्क की मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया में फर्क पाया जाता है। यानी हमारे मुल्क में तमाम रीजन्स के जितने भी उनकी ग़िज़ा होती है सब में फर्क पाया जाता है। हर एक रीजन की ग़िज़ा अलग होती है। जैसे कि आप कोकन को ले लीजिए, कोकन चूंकि कोस्टल रीजन है, साहिली इलाका है, इसीलिए वहां पर आम, काजू, कटहल यानी जैक फ्रूट और नारियल की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए कोकन के लोग अपने खानों में ज्यादातर नारियल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आम, काजू, जैक फ्रूट का इस्तेमाल उनके खानों में बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये पैदावार ज्यादा होती है। जबकि आप महाराष्ट्र में लीजिए, महाराष्ट्र में गेहूं, बाजरा और ज्वार की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए महाराष्ट्र के लोग अपने खानों में ज्यादातर गेहूं, ज्वार, बाजरे की रोटियों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह और भी कई हमारे मुल्क के अलग अलग रीजन से, स्टेट से, जहां पर ग़िज़ा में फर्क पाया जाता है। यानी हर एक जगह की ग़िज़ा एक जैसी नहीं होती, हर एक रीजन, स्टेट की ग़िज़ा डिफरेंट होती है, वहां पे फर्क पाया जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा मैप आपके सामने है जिसका आपको मुताला करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। अब ये हमारा स्टेट का मैप है जिसमें जो है आपको मुख्तलिफ स्टेट्स के क्रॉप्स यानी फसलों के बारे में
मालूमात दी गई है और उस क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए, इसके आंसर्स आपको यहाँ से पता करने हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्या है, साहिली इलाकों की रियासतों में कौन सी गिजाई फसल ज्यादा तनासुब में हासिल होती है। साहिली इलाके, कोस्टल रीजन यानी क्या, यहाँ पे जो समंदर के करीब होते हैं उसे कहा जाता है कोस्टल रीजन, साहिली इलाके। तो हमें क्या पूछा गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप पैदा होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि चावल को इस सिंबल से जाहिर किया गया है, गेहूं के लिए इस तरह का सिंबल इस्तेमाल किया गया है और जवार के लिए इस तरह का सिंबल इस्तेमाल किया गया है। तो आप देखोगे कि जो कोस्टल रीजन है, साहिली इलाका, उसमें जो सिंबल दिया हुआ है वो है चावल का, यानी कोस्टल रीजन में, साहिली इलाके में सबसे ज्यादा चावल की पैदावार होती है। ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, शुमाली भारत में कौन कौन सी गिजाई फसलें पैदा होती है। शुमाली भारत यानी कि हमारा नॉर्दर्न पार्ट है ना, ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पे साउथ है। ओके, ये हमारी 4 डायरेक्शंस है, 4 सिमतें हैं। तो हमें पूछा गया है कि नॉर्दर्न पार्ट में कौन सी पैदावार ज्यादा होती है, कौन सी क्रॉप ज्यादा पैदा होती है, फसल। तो आप देखोगे कि ये एरिया में सबसे ज्यादा गेहूं और जवार की फसलें ज्यादा पैदा होती है। आप देख रहे होगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गेहूं है, सबसे ज्यादा गेहूं की फसल पैदा होती है। ठीक है। उसके बाद आप क्या, तीसरा सवाल है, वस्ती हिस्से में कौन से अहम गिजाई फसलें हासिल की जाती है। वस्ती हिस्सा यानी सेंट्रल पार्ट, जो इंडिया का सेंटर पार्ट है, बीच का हिस्सा, वहां पर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा फसल जो है वो जवार की है। तो हमारा तीसरे सवाल का जवाब है कि जो इंडिया के सेंटर पार्ट है, वस्ती हिस्सा, वहां पर सबसे ज्यादा जवार की फसल हासिल होती है। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, भारत के जुनूबी हिस्से में चावल की फसल बड़े पैमाने पर होती है, इसकी क्या वजह हो सकती है। हमारा साउदर्न पार्ट ये वाला है ना, जुनूबी हिस्सा, यहाँ पे हमने देखा कि चावल की पैदावार ज्यादा होती है। क्यों होती है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे जो इंडिया का साउदर्न शुमाली हिस्सा ज्यादातर समंदरी हिस्सा है, ये हिस्सा साहिल के करीब है ना, कोस्टल रीजन है, इसीलिए यहाँ पर चावल की पैदावार ज्यादा होती है, क्योंकि चावल की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस नक्शे को आसानी से पढ़ने में काफी आसानी हुई होगी और आप इस नक्शे के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर लिए होंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे हम। बच्चों, अब हम जो है इंडिया को स्टेट के हिसाब जो है डिवाइड किया गया, इंडिया को डिवाइड किया गया है अलग अलग हिस्सों में। जैसे कि इसके जितने भी ऊपर के स्टेट्स है उनको हम कहते हैं शुमाली हिस्सा। ये जो है शुमाली हिस्सा यानी कि इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है। तो यहाँ पे जितने भी स्टेट आए हैं ये सब इंडिया के जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में आते हैं, शुमाली हिस्से में आते हैं। उसके बाद आता है इंडिया का वस्ती हिस्सा यानी सेंटर पार्ट। ये जितने भी यहाँ पे स्टेट्स है ये जो है इंडिया के सेंटर पार्ट में आते हैं, वस्ती हिस्से में आते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है साहिली इलाका यानी कोस्टल रीजन। इंडिया के ये जो भी पार्ट्स है साउदर्न के, ये जो भी पार्ट्स है जो कोस्टल रीजन कहलाते हैं, कोस्टल रीजन में आते हैं क्योंकि ये समंदर के करीब वाक़ है। और उसके बाद चौथा आता है साउदर्न पार्ट यानी कि जुनूबी हिस्सा। जो इंडिया के ये जो इलाके हैं जो जुनूब में है, साउदर्न पार्ट में आते हैं, उसको यहाँ पे डाला गया है। यानी इंडिया को अगर हम 4 हिस्सों में बांटते हैं, एक है नॉर्दर्न पार्ट, एक है सेंटर पार्ट, एक है कोस्टल रीजन और चौथा है साउदर्न पार्ट। तो यहाँ की तमाम की गिज़ा जो है वो अलग अलग होती है। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ की गिज़ाई जो है आदतों में फर्क क्यों होता है, गिज़ाई पैदावार में फर्क क्यों होता है, वो हम आगे देखते हैं। बच्चों, आप बखूबी जानते हैं
कि हमारे यहाँ पर ज्यादातर जो है पेशा यानी ऑक्यूपेशन ज़राअत यानी खेती बाड़ी है, और खेती बाड़ी जो है बारिश के पानी पे मुनहसर होती है। और हर जगह बारिश एक जैसी नहीं होती, कहीं पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे कम, और कहीं पे औसत यानी ना कम ना ज्यादा बारिश होती है। तो जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है उन इलाकों में नाचनी, चावल और नारियल की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोकन को ही लीजिए। कोकन क्योंकि साहिली इलाका है, कोस्टल रीजन है, तो कोकन में ज्यादातर नारियल, चावल और नाचनी की पैदावार ज्यादा होती है। तो वहां के लोगों की गिजा में भी ज्यादातर इन्हीं का शुमार होता है। जबकि औसत बारिश वाले इलाके जहां पे बारिश औसतन होती है, ना कम ना ज्यादा, वहां के इलाकों में ज्यादातर सोयाबीन, तूर दाल और गेहूं की पैदावार होती है। तो इंडिया में जो इलाके हैं जहां पे बारिश औसतन होती है, ना कम ना ज्यादा, वहां के लोगों की गिजा में ज्यादातर गेहूं, तूर दाल और सोयाबीन का शुमार होता है, क्योंकि वहां पर इनकी फसलें ज्यादा पैदा होती है। उसी के साथ साथ जो कम बारिश वाले इलाके हैं जहां पे बारिश बहुत ही कम होती है, वहां पर मटकी, बाजरा और ज्वार की पैदावार ज्यादा होती है। तो वहां के इलाके के लोगों में ज्यादातर इन्हीं फसलों का गिजा में इन्हीं फसलों का शुमार होता है। जैसे कि हमने देखा कि फसलों की पैदावार के लिए बारिश कितनी जरूरी है, उसी तरह फसलों के अच्छे होने के लिए मुनासिब धूप, अच्छे बीजों का होना और साथ ही साथ जमीन का जरखेज होना भी जरूरी है। तो हमने देखा कि हमारे मुल्क में मौसम के लिहाज से अनाज और सब्जी तरकारियों में फर्क नजर आता है, और यही फर्क हमें हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों की गिजाओं में भी नजर आता है। फ्रूट के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, आप बाजार तो जाते होंगे, बाजार में आपने फ्रूट्स की दुकान भी देखी होगी। फ्रूट्स की दुकान पर आपने बहुत सारे अलग अलग टाइप के किस्मों के फ्रूट्स भी देखे होंगे। इनमें से कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ गर्मी के मौसम में देखने को मिलते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमें सिर्फ सर्दी के मौसम में देखने को मिलते हैं, कुछ सिर्फ हमें बारिश के मौसम में देखने को मिलते हैं, और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमें साल भर नजर आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? फलों की दस्तयाबी मौसमों के लिहाज से कम या ज्यादा होती है, यानी कि कौन से फ्रूट हमें कब मिलते हैं ये ज्यादातर मौसम पे डिपेंड होता है। सर्दी के मौसम के फ्रूट जो है हमें सर्दी के मौसम में ही मिलते हैं, बारिश में जो है पैदावार ज्यादा जिनकी होती है वो फ्रूट हमें बारिश में ही नजर आते हैं। जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा कॉलम दिया गया है, गर्मा, बरसात और सरमा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रूट्स की तस्वीर नजर आ रही है। आपको क्या करना है, इसमें से जो फ्रूट गर्मी में आपको नजर आते हैं वो आप गर्मा के कॉलम में लिखोगे समर सीजन में, जो बारिश के मौसम में नजर आते हैं वो आप बारिश के यानी बरसात के कॉलम में लिखोगे, और जो फ्रूट्स आपको सरमा में यानी विंटर सीजन में नजर आते हैं उन फ्रूट्स के नाम आप मौसम सरमा यानी कि इस कॉलम में लिखोगे। जैसे यहाँ पे फ्रूट्स है, इसमें तरबूज हो गया, आम हो गया, जो है जैक फ्रूट हो गया, ये फ्रूट ज्यादातर जो है गर्मी के समर सीजन में नजर आते हैं, तो आप समर सीजन में इनके नाम लिखोगे। इसके अलावा जो फ्रूट्स है जैसे कि लीची है, जामुन है, ये फ्रूट आपको है ना, लीची, जामुन हो गया, एप्पल्स है, ऑरेंजेस हो गए, ये फ्रूट ज्यादातर बारिश में नजर आते हैं, तो आप बरसात में इसके नाम लिखोगे। उसके अलावा दूसरे फ्रूट्स है जैसे स्ट्रॉबेरी है, ग्रेप्स है, एप्पल्स है, ये फ्रूट्स आपको सर्दी के मौसम में ज्यादा दिखाई देते हैं, तो आप इनके नाम सर्दी के मौसम में लिखोगे। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में है, आप इसको जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, अब यहाँ पे आपकी किताब में एक छोटा सा आपको एक्सरसाइज दी गई है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सामने आपको मैप नजर आ रहा है और यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है।
आपको क्या करना है, इस मैप में अलग अलग स्टेट्स में खाई जाने वाली जो फेमस डिशेज है उनके नाम लिखे गए हैं। पहले कॉलम में आपको कोई भी एक स्टेट का नाम लिखना है, दूसरे कॉलम में वहां की फेमस डिश कौन सी है वो आपको लिखना है, और तीसरी में आपको कॉलम में लिखना है कि उस फेमस डिश के लिए आप कौन सी चीजें इस्तेमाल करेंगे उसे बनाने के लिए। जैसा कि अगर हम लेते हैं जिला बुल्डाना, यहाँ पे देखिए, आप देखोगे यहाँ पर है जिला बुल्डाना। अब इस बुल्डाना की फेमस डिश क्या है, बाजरी की रोटी, तो हम अशिया के कॉलम में लिखते हैं बाजरी की रोटी। अब इस्तेमाल की गई चीजें, यानी बाजरी की रोटी बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ, हम इस्तेमाल करेंगे बाजरी का। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम लेते हैं गुजरात। ये है हमारा रियासत गुजरात, स्टेट गुजरात। अब इस गुजरात की सबसे फेमस डिश आपको क्या नजर आ रही है, जी हाँ, फेमस डिश है ढोकला और थेपला। तो हम अशिया के कॉलम में लिखेंगे ढोकला और थेपला। अब ढोकला और थेपला बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, हमने किस चीज का इस्तेमाल किए, तो हम इस्तेमाल करते हैं चने का आटा, या फिर हम चना दाल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चने का आटा, जो चना दाल से तैयार होता है। अब मिसाल के तौर पे एक और ले लेते हैं नागपुर। अब यहाँ पे नागपुर आपको कहाँ नजर आ रहा है, जी हाँ, यहाँ पे आपको नागपुर यहाँ पे नजर आ रहा है मशरिकी सिमत में, यानी के ईस्ट में। अब नागपुर की सबसे फेमस डिश आपको नजर आ रही है संतरा बर्फी, क्योंकि नागपुर में संतरे की पैदावार सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए नागपुर में संतरे से बनने वाली संतरा बर्फी बहुत ही फेमस डिश है। तो हम यहाँ पे अशिया के कॉलम में लिख देते हैं संतरा बर्फी। अब संतरे की बर्फी किससे तैयार होती है, जी हाँ, संतरे की बर्फी तैयार होती है संतरे से। तो इसके अलावा आपको और भी स्टेट यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको इसके आगे कंप्लीट खुद से करना है। स्टेट के नाम लिखिए फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद वहां की जो फेमस डिश है वो आएगा सेकेंड कॉलम में, और उसके बाद उस डिश को तैयार करने में आपको जो चीज लगेगी वो जो आप लिखोगे थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो आप ये जरूर आपकी टेक्स्ट बुक में इस तरह के एक्सरसाइज को जरूर कीजिएगा। चलिए जाते हैं हम आगे। जी हाँ, किसी भी इलाके में पैदा होने वाली खास फसल का इस्तेमाल उस इलाके में मुख्तलिफ अशिया बनाने के लिए होता है। यानी जिस इलाके में जो फसल सबसे ज्यादा पैदा होती है वहां के लोग उस फसल का इस्तेमाल अपने खानों में बहुत ज्यादा करते हैं, और उस फसल से, उस चीज से, वो एक चीज से काफी चीजें बनाते हैं। जैसे कि जवार की फसल को लीजिए, जिन इलाकों में जवार की फसल सबसे ज्यादा पैदा होती है, जवार की फसल सबसे ज्यादा होती है, उन इलाकों के लोग अपने खानों में जवार से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। जैसे कि जवार से बने हुए हुरडा का इस्तेमाल करते हैं, जवार की रोटी खाना पसंद करते हैं, जवार के जो है वो धपाटे खाना पसंद करते हैं, जवार के धिरडे बनाए जाते हैं जो पसंद करते हैं खाना, और जवार के पापड़ का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी जिस इलाके में जो फसल सबसे ज्यादा होती है वहां के लोग, उस इलाके के लोग उस फसल का इस्तेमाल अपने खानों में ज्यादा करते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको कोकन का भी बताया उसी तरीके से कि कोकन में चावल, नारियल, खोपरे की पैदावार ज्यादा होती है, तो वहां के लोग जो है अपने खानों में उनका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों कि हमारे मुल्क में जो फसलें पैदा होती है, फल हो गया, सब्जियां हो गया, वो अब हमें साल भर मिलती है। तो इसकी वजूहात क्या है? सबसे पहली अगर हम वजूहात देखें तो पहली वजूहात है साल भर पानी की दस्तयाबी। हमारे मुल्क में बारिश सिर्फ 4 महीने होती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर।
लेकिन आजकल साइंस की तरक्की की वजह से पानी को जो है स्टोर करके रखा जाता है, या फिर जो अंडर वाटर होता है, अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, जेरे जमीन पानी, उसका इस्तेमाल करके साल भर पानी को खेती बाड़ी के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए एक वजह यह भी है कि हमें साल भर अलग अलग फल सब्जियां बाजारों में नजर आती है। उसकी दूसरी वजह है अच्छे बीजों की दस्तयाबी। आजकल साइंस ने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि खेतों के लिए अच्छे से अच्छे बीजों का इस्तेमाल हो रहा है और लोगों को खेती बाड़ी के नए नए तरीकों की मालूमात दी जा रही है। तीसरी वजह है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले फल और सब्जियां। हमारे मुल्क में जो फसलें उगाई जाती है वो तो ठीक है, लेकिन जो फसलें उगाई नहीं जाती वो भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मंगवाई जाती है। तो उसकी वजह से भी हमारे मुल्क में साल भर हमें बहुत सारे अलग अलग फल और सब्जियां खाने को और देखने को मिलते हैं। और चौथी वजह है नक्ल व हमल के तेज जराए की सहूलत। पहले क्या होता था, पहले इतनी ट्रांसपोर्ट की सहूलतें नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा सहूलतें हो गई हैं। बहुत तेज रफ्तारी से बहुत कम वक्त में जो है एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाया जा सकता है। तो इन वजूहात की बना पर हमें जो है साल भर मुख्तलिफ फल सब्जियां खाने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी फसलें उगाई जाए, इसका इन्हिसार इलाके के मौसम, मिट्टी, पानी और हमारी ज़रूरतों पर होता है ना, कि हमारे इलाके में किस किस्म की मिट्टी है, बारिश का क्या हिसाब है, बारिश ज़्यादा है, कम है या औसतन बारिश है, मौसम कैसा है और हमारी वहाँ की ज़रूरतें क्या है, उस हिसाब से उस इलाके में फसल उगाई जाती है, मौसम, मिट्टी, पानी के और हमारी ज़रूरतों के हिसाब से। इसीलिए हमारी खुराक में कौन सी अहम ग़िज़ा शामिल हो ये भी तय होता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको हमारा आज का सबक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं हम अपने सबक का। हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने ये सीखा कि हमारी ग़िज़ाई अशिया में तनव्वु यानी वैरायटी होती है। हम एक ही ग़िज़ा हमेशा नहीं खाते, हम हमेशा अलग अलग ग़िज़ा खाते रहते हैं, है ना। दूसरा हमने देखा कि इलाकों के लिहाज से ग़िज़ाई अशिया में तनव्वु होता है। हमारे इलाकों में जैसे बारिश होती है, जैसी पैदावार होती है, वैसा ही हमारे जो है फूड्स में वैरायटीज आती जाती है। हम अलग अलग तरह की ग़िज़ाएं खाते जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि मौसम के लिहाज से भी अनाज, फलों और सब्जियों की दस्तयाबी होती है। जिस इलाके में जैसा मौसम होगा वहाँ पे वो पैदावार ज़्यादा उगती है और वहाँ के लोगों की ग़िज़ा में उसका शुमार ज़्यादा होता है। उसके बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र और पड़ोस की हमारी रियासतों की ग़िज़ाई अशिया भी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि रियासतों में हर जगह पर एक सा मौसम नहीं होता, हर जगह की ज़मीन एक सी नहीं होती और यही वजह है कि हमारे खानों में वैरायटीज़ होती है, हमें अलग अलग खाने दस्तयाब होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको सबक समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, होमवर्क के तौर पर इसकी टेक्स्ट बुक में इस सबक के जितने भी मश्की सवालात थे आप उसको अपनी कॉपी में उसके जवाबात लिखोगे और अपनी टीचर को बताओगे। के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। हूँ बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।